वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस प्रकार सीड जर्मिनेशन होता है और सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में हमने न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिट्स के बारे में पढ़ा था। उस लेक्चर में हमने ये जाना कि किस प्रकार डीएनए एक्टिवेट होता है और हमने ये भी जाना कि जर्मिनेटिव प्रोसेस जिसमें कि रेडिकल बाहर आती है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सेल डिवीज़न हो। इसलिए डीएनए एक्टिवेशन होता तो है लेकिन वो इनिशियल स्टेजेस पर नहीं होता है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार आरएनए जो हैं वो पहले से बने हुए ज़्यादा होते हैं शुरुआत में इम्बाइबिशन के बाद, और शुरू में ट्रांसलेशन जो होता है वो उन्हीं आरएनएस का होता है जो प्रीवियसली फॉर्म्ड हो या प्री फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए, जिसे हम लॉन्ग लिव्ड मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। तो ये हमने उसके इस हाइपोथेसिस को कई तरीके से प्रूव भी किया कुछ एग्जांपल्स देखते हुए। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि जैसे ही जर्मिनेटिव प्रोसेस होती है उसमें जो है ग्रोथ के लिए मेंटेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये तीन प्रोसेस होते हैं जर्मिनेशन में। ग्रोथ हो रही है किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा, माइटोटिक एक्टिविटी। और मेंटेनेंस हो रही है जो कि रिपेयर या मॉडिफिकेशन, और डेवलपमेंट हो रहा है। इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत है? सीड को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट इम्बाइबिशन के बाद कैसे पूरा होता है? उसके भी तीन तरीके हैं कि ये जो प्रोटीन है वो ऑलरेडी पहले से बने हुए हों, यानी प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन है। ये पहले से बने हुए पर प्री फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बन जाते हों, या न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से प्राप्त होते हों। तो ये तीन तरीका है जो इस प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो अगर प्री एग्जिस्टिंग मैसेंजर एंजाइम्स हैं, प्रोटीन क्या है? ज़्यादातर एंजाइम्स के रूप में पार्ट लेता है, फिर उसके बाद कैरियर के रूप में पार्ट लेता है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए प्रूव करेंगे कि अगर हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स डाल दें तो भी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बार हो रही है कि नहीं हो रही। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट दैट बाय अप्लाइंग these transcription and translation, or in other word protein synthesis inhibitors, जब हमने इनको अप्लाई किया तो भी एम्बाइबेशन के दौरान जो पहली एक्टिविटी हमें मिली प्रोटीन्स की, उनमें उन प्रोटीन की मात्रा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल कुछ अमाइलो लैक्टिक एंजाइम्स जैसे अमाइलोपेक्टिन 1,6
ग्लूकोसाइडेज, ये एक एंजाइम है जो एमाइलोलैक्टिक है। इसमें अगर हम जर्मिनेटिंग इम्बाइब्ड सीड्स के होमोजिनेट्स में, तो उसे हम बिल्कुल ग्राउंड करके, क्योंकि कैसे टेस्ट करेंगे, ग्राउंड करके अगर हम ट्रिप्सिन को ऐड करते हैं तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें यह मालूम है कि ट्रिप्सिन जो है वो एपोप्रोटीन मीन्स those proteins which are not active yet, active अभी नहीं है, still they are not active, and by the deduction of this apo part from the main protein by the help of trypsin it becomes active। तो हमने ये देखा कि जो प्री एग्जिस्टिंग है, एक तो उन पर किसी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स का कोई असर नहीं होता है। दूसरा हमने ये भी देखा कि जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स हैं वो कभी कभी प्री प्रोटीन के रूप में मौजूद रहते हैं, जिसे हम एपोप्रोटीन्स भी बोलते हैं, जो कि अगर हम ट्रिप्सिन को जो ऐड कर दें तो एमाइलोपेक्टिन 1,6 ग्लूकोसाइडेज जो एक एमाइलोलैक्टिक एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर प्री फॉर्म मैसेंजर आरएनए। अब हम ये भी जानते हैं, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, कि बहुत सारे मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो बनते हैं और वो उसी अवस्था में पड़े रहते हैं, और जैसे ही इम्बाइबिशन होता है फिर उनकी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें कुछ एंजाइम, जैसे मान लीजिए ये जो है दूसरा पॉइंट क्या है, प्री फॉर्म मैसेंजर आरएनए। तो हमने देखा कि वो प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन में थे, अब प्री फॉर्म मैसेंजर आरएनए में उनकी सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो अगर इसका कोई एग्जांपल लें, जैसे प्रोटीएज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और आइसोसिट्रेटेज, ये जो तीन एंजाइम है, जो प्रोटीन है बेसिकली तीन एंजाइम है, इनका जो प्रेजेंस है वो इम्बाइबिशन के 2 से 3 दिन तक बना रहता है। तो 2 से 3 दिन तक बना रहता है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, अगर हमें ये पता लगाना है तो इनका जो फॉर्मेशन है वो किससे इनहिबिट हो रहा है, साइक्लोहेक्सिमाइड से, जो कि एक कौन सा इनहिबिटर है, ट्रांसलेशन, ये एक ट्रांसलेशन इनहिबिटर है। तो इसका मतलब है कि इनका फॉर्मेशन कब रुक रहा है, जब ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये ट्रांसक्रिप्शन से भी रोक सकता है? तो अगर हम इसकी जगह एक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, जिसे हम अल्फा एमानिटिन बोलते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए को बनने से रोकता है, उसको अगर अप्लाई करें तो इन पर कोई असर नहीं होता, इनकी क्वांटिटी पर। और इसी के साथ अगर हम एक और हमारे पास इनहिबिटर है जिसको हम डालें अगर, तो वो है कॉर्डिसेपिन। ये जो कॉर्डिसेपिन है, इसको भी अप्लाई करते हैं तो इनकी मात्रा घट जाती है, यानी अमाउंट डिक्रीजेस। किनका? इनका अमाउंट डिक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि कॉर्डिसेपिन किसका इनहिबिटर है?
ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए की प्रोसेसिंग को रोक देता है। अब आप जानते हैं कि प्रोसेसिंग का मतलब है टेल पर पॉली ए चेन का जुड़ना। पॉली ए चेन के एडिशन को इनहिबिट करता है कॉर्डिसेपिन। तो हमें यह पता चला कि कॉर्डिसेपिन भी इनहिबिट कर रहा है और साइक्लोहेक्सिमाइड भी इनहिबिट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो बन रहे हैं यानी जो ट्रांसलेट हो रहे हैं वो प्री फॉर्म मैसेंजर आरएनए पर ट्रांसलेट हो रहे हैं, और कॉर्डिसेपिन से जब इनहिबिट हो रहा है इसका मतलब है कि जो प्री फॉर्म मैसेंजर आरएनए है उनमें कुछ थोड़ा सा रेगुलेशन प्रोसेसिंग लेवल पर भी है। ऐसा हम मान सकते हैं कॉर्डिसेपिन के कारण, कि हो सकता है कि कुछ प्री फॉर्म मैसेंजर आरएनए जो है वो फुली फॉर्म्ड ना हुए, यानी उनमें कैप और टेल ना अटैच हुई हो, सिर्फ वो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के रूप में बाहर आए हों, और जब उनका प्रोसेसिंग होता है उसे यानी उनको एक्टिव होने के लिए तो उसे कॉर्डिसेपिन रोक देता है। तो फर्दर बहुत सी स्टडी हुई, उसमें हमें ये भी पता चला कि जो मैसेंजर आरएनए हैं, मान लीजिए इसके कार्बोक्सीपेप्टिडेज और आइसोसिट्रेट के जो मैसेंजर आरएनए हैं वो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस में बनते हैं। वो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस में बनते हैं और इनके बनने के बाद ये क्यों नहीं ट्रांसलेट हो जाते, क्योंकि जब पहले ही बन गए, एम्ब्रियो अभी मैच्योर नहीं हुआ है और मैच्योर होने की दिशा में जा रहा है और लेट एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है जिसमें कि ये इनके मैसेंजर आरएनए बने हुए हैं, तब भी वो क्यों नहीं ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो उसका भी एक रीजन समझ में आया कि जो एडजेसेंट टिश्यू है यानी ओव्यूल के चारों तरफ जो टिश्यू है वो अपने में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब ओव्यूल से बाकी प्लांट का कनेक्शन कट जाता है, वैस्कुलर कनेक्शन, यानी ठीक उसी समय जब ओव्यूल से प्लांट का कनेक्शन कट रहा है मैच्योरेशन के टाइम पर, वैस्कुलर कनेक्शन, उसी समय पर ये जो एडजेसेंट टिश्यूज हैं ये एबीए प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक रिटार्डेंट का काम करता है। तो ये हमने देखा कि ये इससे कॉटन के एम्ब्रियो में ये सारी स्टडीज हुई कि कॉटन सीड जर्मेट करता है तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कि बहुत सारी प्रोटीन्स पहले से बनी होती हैं और कुछ प्रोटीन प्री एग्जिस्टिंग आरएनए पर बनती हैं। इसके दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उस एग्जाम्पल में जो हमारे ऑयली सीड्स हैं यानी जिसमें लिपिड का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, उनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एक होती है। लिपिड डिग्रेडेशन एंजाइम्स को जो साइकिल है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। जो एंजाइम्स इसके किस में पाए जाते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम्स में। ये ग्लाइऑक्सीसोम्स में लिपिड डिग्रेडेशन एंजाइम्स पाए जाते हैं और जैसे जैसे सीड जर्मिनेटिव प्रोसेस में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता चला जाता है, फोटोसिंथेटिक फेज में आता है। पहले तो वो हेट्रोट्रॉफिक होता है यानी अपने ही स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल को खाता है। उसके बाद जैसे जैसे वो फोटोसिंथेटिक एपरेटस उसका एक्टिव होता है,
यानी सीड फोटोसिंथेटिक फेज में जाता है सीडलिंग के रूप में, उस समय ये ग्लाइऑक्सीसोम्स दूसरे ऑर्गेनेल में बदल जाते हैं जिन्हें हम पैरोक्सिसोम बोलते हैं। और चूंकि ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है इसलिए इसका नाम ग्लाइऑक्सीसोम है। पैरोक्सिसोम में कौन सी साइकिल होती है? ग्लाइकोलेट, जिसमें कि दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। नंबर 1 मैलेट सिंथेज एंड नंबर 2 आइसोसिट्रेट लाइएज। ये दो एंजाइम हैं जो ग्लाइकोलेट साइकिल के मुख्य एंजाइम हैं। ये इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। पैरोक्सिसोम में ये दो मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार इम्बाइबिशन हो रहा है तो इनका जो ग्राफ है वो 3 से 4 दिन के लिए बढ़ता है और फिर नेक्स्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स में घट जाता है। जिस तरीके से घटता है तो ये शो करता है कि अब लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी लिपिड को मेटाबोलाइज करने की जरूरत कम होती जा रही है, क्योंकि जो सीडलिंग है इज गोइंग टू अटेन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो चूंकि वो फोटोसिंथेटिकली ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है तो इस 3-4 दिन तक तो ये अपने रिजर्व फूड मटेरियल से काम चलाते हैं। उसके बाद जैसे ही उसमें फोटोसिंथेटिक एपरेटस इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, एक्टिव होता है, वैसे ही इनकी मात्रा घट जाती है। तो ऐसा जो है, ये जो इसकी स्टडी हुई किसमें हुई? कुकुमिस में। तो कुकुमिस में कुकुमिस सटाइवा, जिसे हम खीरा भी बोलते हैं, उसमें इसकी स्टडी करी और ये देखा गया कि ये जो बढ़ रहा है, घट रहा है, ये किस लेवल पे, यानी कैसे बढ़ घट क्यों रहा है। तो उसमें ये देखा गया कि ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है, इट इज रेगुलेटेड एट द ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है, यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर इनकी जो है मात्रा बढ़ती या घटती है। ऐसे कैसे पता लगा? अगर हम कोई एक प्लॉट करें, यानी अगर हम मैसेंजर नॉर्दर्न ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट आप जानते हैं डीएनए के लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉट आरएनए के लिए होता है और वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए होता है। तो अगर हम एक इस प्रकार से बढ़ना और घटना, तो ये क्या है? डेज ऑफ इम्बाइबिशन और मैलेट सिंथेज एक्टिविटी किसकी है? मैलेट। तो हम जब देखते हैं कि नॉर्दर्न ब्लॉट, जो नॉर्दर्न ब्लॉट है, उसी के साथ उसी के जैसा, उसी के लगभग बराबर ही वेस्टर्न ब्लॉट भी अपनी एक्टिविटी शो करता है। यानी जिस प्रकार प्रोटीन मैलेट सिंथेज एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ रही है और उसकी फिर अमाउंट कम हो रहा है, घट रही है, ठीक उसी तरीके से इसके ट्रांसक्रिप्ट का लेवल भी बढ़ता और घटता है। तो जो ये शो करता है कि मैलेट सिंथेज जो यानी प्रोटीन है जो बन रहा है, उसका जो रेगुलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर है, ट्रांसलेशन लेवल पर नहीं है। यानी बाद में 3-4 दिन तक अगर इसे चाहिए
तो ये जो है नए ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, मतलब नया मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होगा और उसी के साथ ये बनेगा और फिर घट जाएगा। तो ये हमें पता चला कुकुमिस मेलो में। तो अगर हमने ये कुकुमिस में देखा है, अगर हम इसे ब्रेसिका नेपस में देखना चाहें कि वहां पर आइसोसिट्रेट लाइएज और मैलेट सिंथेस का क्या होता है, तो वहां ये ऑब्जर्वेशन आया है कि अगर हम इन्हीं एंजाइम्स के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम अगर यूज करते हैं और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को यूज करते हैं, ये कहां से मिलेगा हमें? फ्रॉम दी जर्मिनेटिंग सीड्स। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो जर्मिनेटिंग सीड्स में मैसेंजर आरएनए है, उनसे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जब हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि ये जो जर्मिनेटिंग सीड है, इसमें जो मैसेंजर आरएनए है वो ऑलरेडी सीड में प्रेजेंट है। वो ऑलरेडी सीड में प्रेजेंट है, लेकिन सीड क्या है? ड्राई है। तो इनका एक्टिवेशन कब होगा? ये जो मैलेट सिंथेस और आइसोसिट्रेट लाइएज हैं, ये मैसेंजर आरएनए पहले से बने हुए हैं और इनका एक्टिवेशन कब होगा? जब हम इस सीड को रीहाइड्रेट करते हैं। तो रीहाइड्रेशन जो है, इट मेक्स दीज मैसेंजर आरएनए एक्टिव। तो हमें ब्रेसिका नेपस में पता चला कि हाँ, ये जो अमाउंट ऑफ cDNA है या अमाउंट ऑफ मैसेंजर आरएनए है, इट इज कंट्रोल्ड एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। नेचुरल सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होगा तभी इनका बनना ज्यादा होगा। और ये ड्राई सीड में भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वहां एक्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पर हाइड्रेशन नहीं है। तो जैसे ही रीहाइड्रेट होते हैं ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इनका कोरिलेशन जो है, मान लीजिए कि रीहाइड्रेशन एक्टिव हो रहा है लेकिन उतना मैलेट सिंथेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें ये माना जा सकता है। देखिए बहुत सारी जगह ये जो एमएससी है, ये जो टॉपिक है जो एमएससी लेवल का है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्म स्टडीज पर नहीं बेस है। ये हम हाइपोथेसिस को प्रूव करते चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कुछ स्टेटमेंट देंगे, फिर उस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बहुत सारे प्रोटीन प्री एग्जिस्टिंग मैसेंजर आरएनए पे बनते हैं। तो उस हाइपोथेसिस को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी प्रूफ हो पाता है, कभी कभी एविडेंसेस नहीं होते तो प्रूफ नहीं हो पाता है। तो उसमें यह है कि जो कहीं भी कोरिलेशन नहीं है, जहां पर अमाउंट का, यानी लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन में अगर कोरिलेशन नहीं है, तो वहां हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि प्रोसेसिंग भी बीच में कोई रोल अपनाती हो। प्रोसेसिंग किसकी? मैसेंजर आरएनए की, यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए की प्रोसेसिंग जो है वो हो सकता है कुछ और बीच में कंट्रोलिंग इफेक्ट करती हो, जिससे कि एंजाइम्स, रियल एंजाइम बनना और उनके ट्रांसक्रिप्ट का बनने में के बीच में कोरिलेशन थोड़ा सा गैप हो रहा। तो ऐसा मान लीजिए एक्टिव हो रहे हैं, चलिए, और जीन्स हैं चूंकि एक्टिव हो रहे हैं। अगर हम कॉटन में, कुकुमिस में, ब्रासिका नेपस में या कुकुमिस को ही लीजिए, अगर इसका एक मान लीजिए ये जीन है, तो इसमें एक लीडर सीक्वेंस है
और ये ट्रांसक्रिप्शन वाला पोर्शन है डीएनए का। तो अगर हम लीडर सीक्वेंस को निकाल करके, यानी मान लीजिए ये मैलेट सिंथेज का ही जीन है, जिसमें से हम ये हिस्सा निकाल करके इसे ट्रांसजेनिक करते हैं। किसमें ट्रांसजेनिक करते हैं? निकोटियाना प्लम्बेजिनी फोलिया। तो अगर हम मैलेट सिंथेज को कुकुमिस में से, किसमें? कुकुमिस में से निकोटियाना प्लम्बेजिनी फोलिया या पिटूनिया में ट्रांसजीन बनाते हैं इन्हें, तो हम वहां देखते हैं कि जो लीडर सीक्वेंस है वो जो है इम्बाइबिशन के दौरान जो भी जीन यहां पर लगी रहे, क्योंकि देखिए ट्रांसजीन बनाया है तो ये कंप्लीट मैलेट जीन तो असली वाली तो वहीं रह गई, हमने लीडर सीक्वेंस को निकाला है और यहां पर एक रिपोर्टर जीन यूज करी है जिसको हम क्या बोलते हैं? गस जीन। गस जीन क्या है? बीटा ग्लूकोयूरोनिडेज को बनाने वाली जीन है। इसका फायदा क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कलर शो करता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि किसी भी सेल में ये जीन एक्टिव हुआ है कि नहीं। तो चूंकि हमने गस जीन का लीडर सीक्वेंस मैलेट सिंथेज को बना करके प्लम्बेजिनी फोलिया और पिटूनिया में डाल दिया है, इसी प्रकार से ब्रेसिका नेपस का एक ट्रांसजीन हमने टमाटर में डाला है, लाइकोपर्सिकॉन। लाइकोपर्सिकॉन में डाला है। तो हमने ब्रेसिका नेपस का जब लाइकोपर्सिकॉन में पोर्शन लेकर के मैलेट सिंथेज का लीडर सीक्वेंस को जब गस जीन के साथ जोड़ करके बनाया, तो हमने देखा कि जो टेम्पोरल माने टाइम और स्पेशियल, यानी कहां बनना है, ये जीन अपने आप एक्टिव हो जाती है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस में गस जीन को बनाने के लिए। तो हम इसे मालूम है कि लेट एम्ब्रियोजेनेसिस में हमें इस प्रकार के मैसेंजर आरएनए को बना करके तैयार रखना है। तो ट्रांसजेनिक यानी एक डिफरेंट होस्ट में भी अगर हम इस जीन को डाल देते हैं तो इसका लीडर सीक्वेंस जो है, जो कि प्रोमोटर को और सेंसर वगैरह को एक्सेप्ट करता है, वो किसी भी अपने मतलब वो एक्टिव होकर के अपने साथ वाली जीन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये जो कोशिश कर रहे हैं बताने की, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मैलेट सिंथेज या का जो आरएनए वगैरह बन रहा है वो सीधे सीधे ट्रांसक्रिप्शन पर निर्भर है, यानी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन उसका होता है। रेगुलेशन इज अकर्ड एट ए ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो ट्रांसक्रिप्शन ही तय कर देता है कि हमें इन सारे मैसेंजर आरएनए को कितनी मात्रा में बना करके स्टोर कर लेना है। तो ये तो हमारा हो गया कि वो प्रोटीन्स जो प्री फॉर्म मैसेंजर आरएनए से बनते हो। अब जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था कि जो प्रोटीन बनी वो किस पे बन रही है? न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए पर। जो प्रोटीन बन रही है किस पे बन रही है? न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए। तो जैसे ही हम इम्बाइबिशन के बाद जैसे जैसे समय बीतता है तो हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार इम्बाइबिशन होता है, और अगर हम ड्राई सीड में से, यानी ड्राई सीड मैसेंजर आरएनए को यूज करें
ड्राई सीड मैसेंजर आरएनए मतलब स्टोर्ड। तो जो स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए है, इसका जो प्रोडक्ट है वो इम्बाइबिशन के 3-4 घंटे के बाद, यानी जो प्रोडक्ट है वो 3 to 4 आवर्स ऑफ इम्बाइबिशन स्टडी करने पे पता चलता है कि वो सेम है। सेम कैसे? कि अगर हम ड्राई सीड का मैसेंजर आरएनए अलग से प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था पहले के लेक्चर में, उसे बोलते हैं सेल फ्री ट्रांसलेशन। सेल फ्री ट्रांसलेशन। तो अगर हम ड्राई सीड में से मैसेंजर आरएनए निकालें और उसे सेल फ्री ट्रांसलेट कराएं, यानी सेल फ्री सिस्टम में ट्रांसलेट कराएं, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो उसी के बराबर जैसा होगा जैसा कि जर्मिनेटिंग सीड के अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहा है। कब होगा? जब वो 3-4 घंटे इम्बाइबिशन के बाद, शुरू के 3-4 घंटे में प्रोडक्ट करीब करीब सेम होता है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रोडक्ट में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, डिफरेंस अराइजेस। यानी अब जो यहां पर प्रोटीन बन रही है, यहां पर बनने वाली प्रोटीन से डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो डिफरेंट प्रोटीन है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए पर बन रही है। इसे हम और कैसे चेक करेंगे कि अगर ये डिफरेंस, जो अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में जो डिफरेंस आ रहा है कुछ समय के पश्चात, अगर हम उसमें अल्फा एमानिटिन डाल दें उसी समय, तो अल्फा एमानिटिन क्या करता है? आपको अभी बताया था मैंने कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि यह मैसेंजर आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 को रोकता है, जो कि मैसेंजर आरएनए बनाता है। तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो हम ये देखते हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, कि जो डिफरेंस आ रहा है स्टोर्ड सीड के मैसेंजर आरएनए के प्रोडक्ट में और इम्बाइबिशन के बाद धीरे धीरे जब समय बीत रहा है तो उसके बनने वाले प्रोटीन के प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो अल्फा एमानिटिन डालने से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अल्फा एमानिटिन है वो नए मैसेंजर आरएनए को नहीं बनने देती। तो जब नए मैसेंजर आरएनए को नहीं बनने देगी तो नए तरीके का प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो ये दिस शोज कि धीरे धीरे जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पुराने स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन के बजाय नए बने हुए मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली जो जानकारी है, जो स्टडी है, वो वीट में हुई, लेकिन जब मेज में देखा गया उसी को, यानी ये जो हाइपोथेसिस था कि ऐसा होता है ये वीट में तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर हमने जब मेज में देखा तो मेज में थोड़े थोड़े डिफरेंस थे। क्यों डिफरेंस थे? क्योंकि हो सकता है वहां पर प्रोसेसिंग अलग तरीके से होती हो सकता है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के रेगुलेटर्स अलग रोल अदा करते हों। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो हमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अगर हमें लिखनी है तो हमें ये 3 पॉइंट बताना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ सच ए काइंड ऑफ प्रोटीन्स फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीडलिंग। तो उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है इट इज फुलफिल्ड बाय आइदर प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन और द प्रोटीन फॉर्म्ड ऑन pre-formed messenger RNA or the protein formed on the newly synthesized messenger RNA। अगर आप शॉर्टेस्ट रूप में पढ़ना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं तो यही 3 पॉइंट है जिसके लिए हमने इतना समय लिया है।
उसे प्रूफ करने में समय लिया है। पॉइंट तो 3 ही है कि प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म कैसी होगी, जो एपोप्रोटीन्स है वो एक्टिव हो जाएंगी, जो पहले से बने हुए मैसेंजर आरएनए, स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए है, वो रीहाइड्रेशन के होते ही फिर से एक्टिव हो जाएंगे और ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन बना देंगे। और कुछ समय बाद जब नीड्स और बढ़ जाएगी, क्वालिटेटिवली डेवलपमेंट होगा, तो नई प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए नए तरीके के मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होते हैं। कुल यही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उसको बताने के लिए, उसको एग्जाम्प्लीफाई और प्रूव करने के लिए हमको इतना समय लेना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ स्टडी, क्योंकि पीजी लेवल की बात है। तो आज हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार जर्मिनेटिंग सीड अपने स्टोर्ड फूड मटेरियल को मोबिलाइज करता है, जिसमें बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार ग्रेमिनेशियस सीड में जो एंडोस्पर्म है वो अपने स्टार्च को मोबिलाइज करता है। थैंक यू।